हाय एवरीवन, वेलकम टू मैन अकेडमी चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में हम लोग देखने जाएंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बॉडी फ्लूइड है। पहला कौन होगा? ब्लड होगा, सबको आता है। दूसरा लिम्फ होता है, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू का फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, ये जो बॉडी के फ्लूइड हैं किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो यही इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके का कंपोजिशन है, कैसे काम करता है। लिम्फ के जो हम बोल सकते हैं जो टिश्यू का फ्लूइड है उसको पढ़ेंगे। फिर किस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे हार्ट पूरा बॉडी में अपना ब्लड पंप कर रहा है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, किस तरीके से कार्डिक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है, और साथ में जो भी डिसऑर्डर होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, जैसे हाइपरटेंशन हो गए, ठीक है, जो भी बीमारियां होती हैं हार्ट से रिलेटेड, हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है उससे पहले मैं बताऊँ, जो बॉडी फ्लूइड है आप यहाँ पे लिख लीजिए कि दो होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है ब्लड, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लिम्फ, ठीक है। ये दो हमारे बॉडी में फ्लूइड पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग सेल दैट हैव्स टू बी प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारी बॉडी में सेल हैं, लिविंग सेल हैं, उनको क्या चाहिए? उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और भी एसेंशियल सब्सटेंस है वो चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है? सेलुलर रेस्पिरेशन करना। सेलुलर रेस्पिरेशन में उनको क्या चाहिए? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड चाहिए, और साथ में ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें क्या कर सकते हैं? वो कंप्लीट कंबशन करा सके या कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा सके, जिससे CO2 वाटर निकालें, साथ में एनर्जी बनाएं, ठीक है। Also, the waste and or harmful substance produced have to be removed continuously for the healthy functioning of the tissue। जैसा कि हम जानते हैं जब रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, उस समय कुछ और सब्सटेंस निकलते हैं, जैसे कि जो वेस्टफुल सब्सटेंस है टिश्यू का, वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। हम पिछले चैप्टर में पढ़े किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन से यहाँ पे फ्लूइड हैं जो किस तरीके से टिश्यू से, या फिर बोल सकते हैं जो मेन ऑर्गन है किस तरीके से पंप कर रहा है, कैसे सर्कुलेशन करा रहा है। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल टू हैव इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। इसके लिए हमारी बॉडी में कोई एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होना चाहिए जो क्या करे कि सब्सटेंस को पहुंचाए कहाँ तक? सेल तक, और सेल से सब्सटेंस को लेके आए बॉडी के बाहर, ठीक है। तो वो कौन सा मैकेनिज्म होगा? वो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्योंकि ब्लड के ही थ्रू सारी चीज़ें क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही है। चाहे ऑक्सीजन हुआ, CO2 हुआ, न्यूट्रिएंट हुआ, हार्मोन हुआ, इवन सारी चीज़ें क्या हो रही है? जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है। लिम्फ के थ्रू होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ब्लड के थ्रू होगा। डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल हैव इन्वॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर द ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट ग्रुप के एनिमल हैं, ठीक है। जो एनिमल किंगडम की बात करें वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप के एनिमल हैं, उनके पास क्या है? डिफरेंट मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट सर्कुलेट द वाटर फ्रॉम दियर सराउंडिंग थ्रू दियर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंस। जैसे कि हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है? सारी जो फ्लूइड है, सराउंडिंग की जो फ्लूइड है जहाँ वो रहते हैं, वो बॉडी के अंदर आते हैं। इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है? स्पॉन्जियोसील पाया जाता है। याद रखिएगा, जो क्या पाया जाता है? स्पॉन्जियोसील पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेट में, इनके पास क्या होता है? पैरा गैस्ट्रिक, ठीक है, पैरागैस्ट्रिक मैकेनिज्म होता है, उसमें पाया जाता है, जिससे क्या होता है? बॉडी में कैविटी पाई जाती है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वैसे भी ये एकदम लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो इनके पास क्या होगा? इनकी बॉडी ही पूरा ये सारा काम करेगी। इनके पास कोई स्पेशल टाइप के किसी भी तरीके के ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ये खुद यहाँ पे बोल सकते हैं सिलेंट्रेट की बात करें तो ये टिश्यू लेवल का है, लेकिन स्पॉन्जेस की बात करें कि यहाँ पे टिश्यू भी नहीं, यहाँ पे सेल केवल एग्रीगेट हुए हैं, साथ इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। इनकी बॉडी इससे बनी हुई है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल, ठीक है। अगर जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, स्पेशली कॉर्डेट्स की बात करेंगे, उनमें भी अगर हम बात करें मैमल की, तो वो सबसे ज़्यादा एकदम बोल सकते हैं वेल डेवलप्ड है, ठीक है। उनमें स्पेशल टाइप का फ्लूइड पाया जाता है जो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन कराता है सब्सटेंस का। जैसे कि ब्लड के बारे में दिया गया है, ब्लड इज द मोस्ट commonly used body fluid by most of the higher organism including human for this purpose। जो ब्लड है ये कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उनमें मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन है? ब्लड, ठीक है। अनदर बॉडी फ्लूइड जिसका नाम है लिम्फ ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द सर्टेन सब्सटेंस, ठीक है। ये थोड़े सब्सटेंस को क्या कराते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ये भी हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, बट कम सब्सटेंस का, ठीक है।
In this chapter, you will learn about the composition and the property of the blood and lymph tissue fluid and the mechanism of the circulation of the blood is also explained herein. ठीक है, यहाँ पे बोला कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो बॉडी की फ्लूइड है, ब्लड हो गया, ठीक है, लिम्फ हो गया, उनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से मैकेनिज्म है जो सर्कुलेशन हो रहा है पूरी बॉडी में, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से ब्लड भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स पूरा जो हम बोल सकते हैं पूरा ये हार्ट का जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड तो सबको ही देखा होगा अपना, कभी ना कभी तो निकला होगा ब्लड। तो जो ब्लड होता है ये क्या है, ये स्पेशल टाइप के जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं, या फिर बोल सकते हैं फाइबरलेस, ठीक है, इनके पास फाइबर नहीं होता, फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जो ब्लड है हमारा, हमने जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसमें देखा था कि जो स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, बट हम लोग यहाँ पे ब्लड की बात करते हैं तो स्पेशल टाइप ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। साथ में इनमें कोई फाइबर नहीं पाई जाती। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सबका खुद का अपना फाइबर होता है, खुद का अपना बोल सकते हैं एक ग्राउंड मैट्रिक्स बनता है, लेकिन ब्लड के पास कोई भी खुद का फाइबर नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू हैं। साथ में ये भी लिख सकते हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो कैसा है, मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, याद रखिएगा ये मीजोडर्मल ओरिजिन शो करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इनके बारे में। ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड है हमारा स्पेशल कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है, फाइबरलेस टिश्यू है, साथ में हम बोल सकते हैं कि मेसोडर्मल ओरिजिन से निकला है। कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट, इनके पास क्या होता है, फ्लूइड का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कोई यहाँ पे फाइबर वगैरह नहीं है, कोई कोलेजन वगैरह नहीं है, ठीक है, प्लाज्मा है और साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे परसेंटेज में बता दूं कि जो इन ब्लड है, ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% है, ठीक है, यही मैं बता रही हूँ। जो ब्लड है, ब्लड दो ही चीज़ से बना हुआ है, जो 55% है वो कौन है, प्लाज्मा है। फॉर्म्ड एलिमेंट वो कितने हैं, 45% है। मीन्स प्लाज्मा का ज़्यादा बोल सकते हैं, कंपोजिशन ज़्यादा है ब्लड में। आगे देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर, जिसका कलर है बोल सकते हैं बहुत ही हल्का है, स्ट्रॉ कलर है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड है, मीन्स इसमें विस्कस है, गाढ़ा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि अगर आपने ग्लिसरीन देखा होगा कभी तो थोड़ा वो क्या है, डेंसिटी उसमें ज़्यादा है, वो थोड़ा गाढ़ा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, तो ये विस्कस फ्लूइड है। कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड का 55% कौन है, कंपोजिशन प्लाज्मा है, और 45% कौन है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। अब प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा के अंदर का कंपोजिशन देखते हैं। 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर एंड द प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा, जो 55% प्लाज्मा है उनमें से 90 से 92% क्या है, पानी है, 6 से 8% क्या है, प्रोटीन है, जो किसका कंपोजिशन है कि प्लाज्मा की कंपोजिशन है, ठीक है। अब यहाँ प्रोटीन के नाम दिए गए हैं, फिब्रोजन हो गया है, यहाँ पे लिखा गया है ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन, ठीक है, जो तीन यहाँ पे मेजर प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड दो चीज़ से बना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दूँ सामने कि जो ब्लड है वो दो चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, ये है ब्लड। ब्लड का जो कंपोजिशन है वो किससे बना हुआ है, प्लाज्मा, कितना परसेंट है, 55%, प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हैं, 45% है, ये 45% से बना हुआ है, जिसमें से हम लोग बात करें प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में क्या है, 90 से लेकर 92% क्या है, पानी पानी है, ठीक है, वाटर है, 90 से 92% क्या है, वाटर है, याद रखिएगा। और साथ में बोल सकते हैं 6 to 8% क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, 6 to 8% क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, इसमें आयन से प्रेजेंट होंगे अप्रॉक्स 1%, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे उसको। जैसे यहाँ पे प्रोटीन का नाम क्या है, फिब्रोजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, साथ में एल्ब्यूमिन हो गया, ये सब क्या है, ये मेजर प्रोटीन है। जो फिब्रोजन है इनका मेन काम क्या होता है, क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग कराते हैं, ये हेल्प कराते हैं किसमें, क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो याद रखिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड, या फिर हम बोल सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यहाँ पे लिख सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, इसमें हेल्प कराते हैं। अगर बात करते हैं ग्लोबुलिन का, इसका मेन काम होता है, पहला काम जो होता है डिफेंस का काम होता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, आगे सब कुछ लिखा गया है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा ये।
तो यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे मेजर प्रोटीन है, जो कि 6 से 8% किसका कंपोजिशन है, प्लाज्मा का है। फाइब्रोजन जो होंगे आगे चल के क्लॉटिंग, ये कैसे होंगे, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा, इनएक्टिव स्टेज में कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लोबिन का मेन जो काम है डिफेंस का है, प्राइमरली इसका काम डिफेंस का है। फिर बात करते हैं एल्ब्यूमिन का, इनका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, फिब्रोजन आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। देखिए यहाँ पे फंक्शन लिखा गया है, जो फिब्रोजन है, जो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, उनका मेन काम क्या है, क्लॉटिंग कराना, कोगुलेशन कराना, थक के जमा देना। जब आपको चोट लगती है, कहीं पे इंजर्ड होते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, वहाँ पे थक के जम जाते हैं, किसकी वजह से हो रहा है, फिब्रोजन की वजह से हो रहा है। ग्लोबिन की बात करते हैं, ग्लोबुलिन की, इनका जो मेन प्राइमरी काम है, देखिए प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनका पहला काम क्या है, डिफेंस कराना, जैसे हम लोग पढ़ेंगे IgA, IgG, IgE, ठीक है। ये क्या है, IG, जो IG है क्या है, इम्यूनोग्लोबिन, हम लोग पढ़ते हैं ना। तो बस यही है ग्लोबिन का मतलब मेन जो काम है, ठीक है। ये क्या है, डिफेंस प्रोवाइड करना। एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। जो एल्ब्यूमिन है, हम लोग अंडे खाते होंगे अगर आप, तो जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें यही प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल्स लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि प्लाज्मा के पास और भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ आयन्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम के आयन हो गए, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, बाइकार्बोनेट के और क्लोराइड। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है, मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम आयन है, यहाँ पे लिख लीजिए। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन द ट्रांसिस्ट इन दी बॉडी। देखा गया है कि जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया, ये भी प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन ट्रांजिस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कंसंट्रेशन में, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि फिक्स अमाउंट में, ये क्या होंगे, वेरिएबल कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वेरी करेगा। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, यहाँ पे दिया गया है जो फैक्टर्स हैं कोगुलेशन करा रहे हैं, क्लॉटिंग करा रहे हैं ब्लड का, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में आपने देखा जो फिब्रोजन है ये कैसे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्लॉटिंग हो रही है, कहीं आपको चोट लग गया, आपको कहीं इंजरी हो गई, तो आप किस तरीके से वहाँ पे ब्लड रुकता है, कैसे क्लॉटिंग होता है, हम लोग उसको वहाँ पढ़ेंगे। तो जो प्लाज्मा है उसके पास क्या है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके पास प्रोटीन है, उसके पास हम बोल सकते हैं कि वाटर है पूरा कंटेंट, उसके पास आयन है, उसके पास न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये इन लोग का वेरिएबल कंसंट्रेशन है, ठीक है। साथ में जो भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम, ठीक है। सीरम क्या है, लगाने वाला सीरम नहीं, जो प्लाज्मा है उसमें से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, सीरम कहलाएगा। मीन्स मैं यहाँ लिख रही हूँ प्लाज्मा है, ठीक है। ब्लड में 2 चीज़ें हैं, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दूँ, मीन्स जो फिब्रोजन वगैरह हैं इनको हटा दूँ, तो क्या बचेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा सीरम, ठीक है। हम सीधे लिख सकते हैं सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्लॉट करा रहा है ब्लड को, जो थक्का जमा रहा है जब आप इंजर्ड हो रहे हैं उस कंडीशन में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम प्लाज्मा में से क्या निकाल रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दे रहे हैं, तो क्या बच रहा है, उसको सीरम बोलेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने % होते हैं, 45% होते हैं, कहाँ, ब्लड में। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आता है, देखिए इथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। इथ्रोसाइट का मतलब RBC हो गया, ल्यूकोसाइट का मतलब WBC हो गया, प्लेटलेट का प्लेटलेट ही हो गया, इनको हम एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, कितने % है, 45% है मिला के। एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, ये लगभग 45% ब्लड में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं RBC इथ्रोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। इथ्रोसाइट और द रेड ब्लड सेल RBC आर द मोस्ट अमेंडेड ऑफ ऑल द सेल इन दी ब्लड, ठीक है। जो इथ्रोसाइट है या रेड ब्लड सेल है, सबसे ज़्यादा अगर बॉडी में सबसे ज़्यादा कोई ब्लड के सेल पाए जाते हैं वो कौन है, RBC है। A healthy adult man has on average 5 million to 5.5 million of RBC per mm³ of blood, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो एक हेल्दी एडल्ट है, हेल्दी एडल्ट की बात करती हूँ, उसके बॉडी में एवरेज 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन, ऐसा मत याद करना, बहुत सारे टीचर ऐसा भी पढ़ा देते हैं गलती से कि 5 से लेके 5.5 मिलियन, नहीं, 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन RBC प्रेजेंट होते हैं पर क्यूब ऑफ mm, ठीक है, ब्लड में।
आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द एडल्ट। जो एडल्ट है ना, अब वहाँ पे आरबीसी कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है अगर अर्ली एम्ब्रॉनिक स्टेज है, ठीक है, अर्ली एम्ब्रॉनिक स्टेज है, तो वहाँ पे आरबीसी कहाँ बन रहा है? यॉल्क सैक में बन रहा है। ठीक है, यॉल्क सैक में बन रहा है। जो लेट एम्ब्रॉनिक स्टेज है, लेट एम्ब्रॉनिक स्टेज जो है वहाँ पे कहाँ बन रहा है? स्प्लीन में बन रहा है और साथ में लीवर में बन रहा है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ अडल्ट, कोई अडल्ट इंसान है, ठीक है, अडल्ट पर्सन में कहाँ बन रहा है? आरबीसी का प्रोडक्शन बता रही हूँ, साइट कहाँ होता है? ये होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो में होता है। तो याद रखिएगा कि जो आरबीसी है, आरबीसी यहाँ पे लिखती हूँ प्रोडक्शन साइट ऑफ आरबीसी। जो प्रोडक्शन साइट है आरबीसी का कहाँ है? अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाए तो यॉल्क सैक में होता है, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाए तो स्प्लीन और लीवर में होता है, एडल्ट पर्सन में देखें तो कहाँ होता है? रेड बोन मैरो। येलो भी होता है लेकिन रेड बोन मैरो में होगा। ओके, आगे देखते हैं। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल। यहाँ पे बोला गया जो आरबीसी है उसके पास कोई न्यूक्लियस ही नहीं, मतलब कि हम लिख सकते हैं ई न्यूक्लिएटेड। इसके लिए जो शब्द है अच्छा वाला ई न्यूक्लिएटेड है, कि जो आरबीसी उसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, खुद के ऑरिजिनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो पहले से पढ़ चुके हैं कि उसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है, तब भी वो जिंदा है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, उसके पास जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स है वो नहीं प्रेजेंट है, तो फिर भी वो जिंदा है। क्यों? उसका मेन काम क्या है? उसने सारी चीज़ों को खो दिया। जब वो मैच्योर हो चुका है उसने सारी चीज़ें खो दी हैं अपनी। क्यों? क्योंकि उसको मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कराना। ओके, ये कैसे इनका शेप देखिए, जो इनका शेप होता है आर बाई कॉन्केव इन शेप, ये राउंड होते हैं और बाई कॉन्केव होते हैं। दे हैव द रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल। ठीक है, ये जो बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर के ही दिखते हैं, या फिर हम सीधे बोल सकते हैं जो आरबीसी है वो लाल कलर का दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसके पास क्या है? आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन है, जो कि रेड कलर का दिखता है। जो हीमोग्लोबिन है ना, इस शब्द में ही देखिए हिम और ग्लोबिन। हिम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इसका मतलब हो गया आयरन है, फेरस वाले फॉर्म में 2+ में है। ग्लोबिन का मतलब क्या हो गया? 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा के चेन है। मिस कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर है किसका? प्रोटीन का है, जो कि आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो कैसे होते हैं। एडल्ट की बात करती है, एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? उनमें बीच में आयरन होगा और यहाँ पे 2 चेन अल्फा को देखने को मिलेंगे और 2 बीटा का। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटरी प्रोटीन है ये। A healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करती है, एक एडल्ट की बात करती हूँ, अगर उसके बॉडी से 100 ml ब्लड निकाला जाए तो उसमें कम से कम 12 से 16 ग्राम क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। ये क्या है? एवरेज है ये। ठीक है, एवरेज इतना रहना चाहिए। These molecule play a significant role in the transport of the respiratory gases। कौन से मॉलिक्यूल? जो आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करते हैं? ये पहले क्या करते थे कि ऑक्सीजन का, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करा रहे थे। ऑक्सीजन का अल्वेलाई से टिश्यू के पास करा रहे थे और टिश्यू से CO2 का अल्वेलाई तक क्या करा रहे थे? ट्रांसपोर्टेशन करा रहे थे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डे आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जो है एवरेज, उसकी जो बोल सकते हैं उसकी जो लाइफ स्पैन है बस वो 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। मीन्स कि हम बोल सकते हैं ये लगभग 3 महीने तक ये जिंदा रहेगा। ठीक है, अप्रॉक्स 3 मंथ। इसके बाद ये क्या होता है? जो स्प्लीन है ना वहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। जो स्प्लीन है हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान है आरबीसी का, क्योंकि वहीं पे खत्म होता है, वहीं पे डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी क्यों हम उसको रेड ब्लड सेल बोल रहे थे? इथेरोसाइट को हम लोग रेड ब्लड सेल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसके पास क्या था? हीमोग्लोबिन था, जिसकी वजह से उसका कलर लाल लाल था। बट यहाँ पे हम बात करें ल्यूकोसाइट की, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनके पास कोई भी कलर नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास क्या है? न्यूक्लियस है, इनके पास खुद का अपना न्यूक्लियस है। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन द नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 per mm cube ऑफ द
ब्लड। ठीक है, ये जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इनके नंबर की, तो इनका नंबर बहुत कम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आरबीसी का नंबर होगा, फिर प्लेटलेट का होगा, फिर जाके डब्ल्यूबीसी का होगा, मीन्स ल्यूकोसाइट का होगा। ये 6000 से 8000 पाए जाते हैं पर mm³ ऑफ द ब्लड में। ठीक है, ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव। ठीक है, इनकी जो हम बोल सकते हैं लाइफ स्पैन है बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक, वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ WBC। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे WBC दो कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, ग्रेनुलोसाइट। नाम से लग रहा है कि ग्रेन्यूल होगा इन सेल के पास। ग्रेनुलो का मतलब क्या है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ है, सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि ऐसे सेल जिनके पास कोई ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता। ये WBC का कैटेगरी है, दो टाइप के हैं WBC, एक में ग्रेन्यूल पाए जाएंगे, एक में नहीं पाए जाएंगे। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एसिडोफिल, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एसिडोफिल्स। ठीक है, एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रैनुलोसाइट वाइल द लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर द ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे WBC की, तो जो WBC की कैटेगरी है, ठीक है एक मिनट, जो WBC की जो कैटेगरी है वो कैसा है, यहाँ पे दो टाइप के हैं। एक तो हो गया ग्रैनुलोसाइट, मैं एक बार यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे जो WBC है हमारा, ठीक है, इसकी दो कैटेगरी है। एक हो गया ग्रैनुलोसाइट, ठीक, दूसरा हो गया ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट का मतलब ऐसे सेल जिनके पास ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। WBC के ये तीन टाइप के होते हैं, सब जानता है, एसिड बेस न्यूट्रल सब जानता है। अगर न्यूट्रल डाई से, ना एसिड से हो रहा है ना बेस से हो रहा है, किसी से डाई से नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया। ठीक, अगर एसिडोफिल है, मीन्स एसिड डाई से स्टेन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडोफिल बोलेंगे, या फिर हम इसे बोलेंगे स्नोफिल, इसका दूसरा नाम है। अगर बेसिक डाई से स्टेन हो रहा है, उसका नाम क्या हो गया, बेसोफिल हो गया। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। जो WBC हैं दो टाइप के, दो कैटेगरी में, एक में होगा ग्रैनुलोसाइट कि ऐसे सेल WBC की जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल पाए जाएंगे, मीन्स कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और एक ऐसा कैटेगरी है जो ए ग्रैनुलोसाइट है, मीन्स WBC के ऐसे सेल जहाँ पे ग्रैन्यूल नहीं प्रेजेंट है। जो ग्रैनुलोसाइट है, यहाँ पे तीन WBC के टाइप है, जैसे कि एक हो गया न्यूट्रोफिल हो गया, दूसरा हो गया एसिडोफिल, तीसरा हो गया बेसोफिल। जो बेसोफिल होते हैं वो बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। अगर एसिडोफिल की बात करते हैं, स्नोफिल की बात करते हैं, एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। अगर न्यूट्रोफिल की बात करते हैं, ना एसिडिक डाई से ना बेसिक डाई किसी से स्टेन नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। अगर बात करते हैं ए ग्रैनुलोसाइट का, तो इससे एक ट्रिक मैं बताती हूँ, इसको याद करिए, MLA से याद करिए, इसके एक ट्रिक है MLA, M फॉर मोनोसाइट हो गया, L फॉर लिम्फोसाइट हो गया, और ए फॉर क्या हो गया, ए ग्रैनुलोसाइट हो गया। ठीक है, तो इससे याद करिए इसको। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारे बॉडी में दो कैटेगरी हैं WBC, एक हो गया ग्रैन्यूल, जो ऐसे WBC जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, और एक ऐसा WBC कैटेगरी है जिसमें कोई ग्रैन्यूल नहीं पाए जाते। जो ग्रैनुलोसाइट वाले होते हैं तीन टाइप के होते हैं। पहला न्यूट्रोफिल हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्नोफिल या फिर एसिडोफिल बोलते हैं, तीसरा बेसोफिल होता है। जो न्यूट्रोफिल होता है ना एसिडिक ना बेसिक, किसी भी डाई से स्टेन नहीं होता है। एसिडोफिल वाले जो होते हैं एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। जो बेसोफिल वाले होते हैं बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए ग्रैनुलोसाइट की, इसके लिए ट्रिक है क्या, MLA से याद रखिएगा। M फॉर मोनोसाइट हो गया, L फॉर लिम्फोसाइट, A फॉर ए ग्रैनुलोसाइट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबेंडेड सेल, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। जो न्यूट्रोफिल हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन से कैटेगरी वाले हैं ये याद रखिएगा, ये कौन सी कैटेगरी वाले, ग्रैनुलोसाइट वाले हैं। सबसे ज़्यादा WBC में न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं, भर के पड़े हैं। अगर आप कभी ब्लड टेस्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाए जाएंगे, 60 से 65% में, 60 to 65% टोटल WBC के ये पार्ट है। फिर बात करते हैं बेसोफिल आर द लीस्ट, सबसे कम जो होगा बेसोफिल होगा, जो कि 0.5 से लेकर 1% दिया गया है इनका पूरा टोटल WBC में देखा जाएगा एमंग देम। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ठीक है, अगर बात करते हैं न्यूट्रोफिल मोनोसाइट जब एक साथ मिल जाए, मीन्स एक इंसान कहाँ का है, ग्रैनुलोसाइट का है, मीन्स इसके पास छोटे छोटे ग्रैनुल पाए जाते हैं। एक इंसान वहाँ का है जहाँ पे कोई ग्रैनुल नहीं पाए जाते सेल में। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल हो गया मोनोसाइट, जो मोनोसाइट का परसेंटेज है 6 से 8% है। सेम एज जितने प्रोटीन के परसेंटेज थे कहाँ पे, प्लाज्मा में जो प्रोटीन के परसेंटेज थे 6 से 8, उतना ही परसेंट पाया जाता है हमारे WBC में। जो बोल सकते हैं एक ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट है वो कितना होता है, 6 to 8%। लेकिन अगर दोनों अलग अलग खानदान के लोग आ जाए एक साथ, ठीक है तो WBC ही, ठीक है, लेकिन अलग अलग दोनों खानदान के आ जाए, एक आ जाए ग्रैनुलोसाइट से, कौन है, न्यूट्रोफिल, जो कि 60 to 65% होता है टोटल WBC का, एक आ जाए एक ग्रैनुलोसाइट वाले कैटेगरी का,
कितना होता है 6 to 8%। अब दोनों का काम क्या है, आर द फैगोसाइट ऑफ द सेल विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। ये कैसे होते हैं, फैगोसिस्ट होते हैं, मीन्स कि क्या करते हैं, सेल को खा जाते हैं। जो हमारे बाहर का कोई एंटीजन आ गया हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको देखते हैं कि हमारे बॉडी का है कि नहीं, हमारे जो बॉडी है उसका सेल है कि नहीं। ये बाहर का अगर फॉरेन पार्टिकल है या फिर बोल सकते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन वगैरह है, उनको ये खा जाते हैं, फैगोसिस्ट करते हैं, मीन्स निगल जाते हैं उसको। ठीक है, आगे देखते हैं, बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है, जो बेसोफिल हैं, जो बेसिक डाइसिस्टेन हो रहे हैं, किसके पार्ट है, ये ग्रैंडोसाइट के पार्ट हैं। परसेंटेज कितना है इनका, जो बेसोफिल है इनका जो परसेंटेज है सबसे कम है, 0.5 से 1% है, सबसे कम पाए जाते हैं WBC में। ठीक है, इनमें क्या है, ये 3 टाइप के केमिकल को रिलीज करते हैं। मास्ट सेल जो है हमारा, वहाँ से 3 टाइप के केमिकल को रिलीज करते हैं। कौन है, हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हेपेरिन हो गया, जो कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, रेडनेस आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एलर्जी वगैरह हो जाता है, स्वेलिंग हो गया, मान लीजिए आंखों में एलर्जी है, स्वेलिंग हो रहा है, पानी आ रहा आंखों से, ये वहीं पे ये सब क्या करते हैं, इन केमिकल को रिलीज करते हैं। देखिए काम क्या है केमिकल्स का, मैं एक जगह लिख के बताती हूँ, यहाँ पे लिख के बताती हूँ इस साइड में। ठीक है, हिस्टामिन, जो हिस्टामिन है उसके बारे में देखते हैं। जो हिस्टामिन होता है ये क्या होता है, वासोडाइलेटर होता है, वासोडाइलेटर। ठीक है, वासोडाइलेटर है, मीन्स कि पहले आपकी ब्लड वेसल ऐसी रही होगी, बाद में उसने क्या किया, और चौड़ी कर दिया, मीन्स और डायलेट कर दिया, रिलैक्स्ड कर दिया। ठीक है, अगर बात करती हूँ सेरोटोनिन की, सेरोटोनिन, ठीक है, ये कैसे होते हैं, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, पहले आपकी ब्लड वेसल इस तरीके से रही होगी, उसने क्या किया, और पतला कर दिया ब्लड वेसल्स को। अगर मैं बात करूँ हेपेरिन की, हेपेरिन जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में नेचुरली। ये क्या है, नेचुरली एंटी कोगुलेंट। ठीक है, ये नेचुरली एंटी कोगुलेंट है, मीन्स कि ब्लड को अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको क्लॉट होने से बचा रहे हैं, उसको कोगुलेट होने से बचा रहे हैं। ठीक है, नेचुरल हेपेरिन जो होता है हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये वहाँ से क्या कर रहे हैं, ब्लड को क्लॉट होने से बचा रहे हैं। देखिए हिस्टामिन में क्या होता है, जो हिस्टामिन है ये तीनों ही कहाँ से निकल रहे हैं, मास्ट सेल से निकल रहे हैं। ठीक है, वहाँ से निकल रहे हैं, कौन निकलवा रहा है, जो बेसोफिल है वो निकल पा रहा है। क्या काम कर रहे हैं, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है उनमें इनका रोल देखने को मिलता है। हिस्टामिन को हम क्या बोलते हैं, वासोडाइलेटर। पहले हमारी ब्लड वेसल ऐसी रही होगी, उसने डायलेट कर दिया और ज़्यादा उसको रिलैक्स कर दिया तो और चौड़ी हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं सेरोटोनिन की, ये कैसे, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर, नाम से ही लग रहा है कि जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। पहले एकदम अच्छे से रिलैक्स्ड रही होगी, उसने और पतला कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, मीन्स कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा दिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और जब एरिया कम हो जाएगा प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हेपेरिन की बात करते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है। और मेन काम क्या है इन तीनों का, ये कहाँ से निकल रहे हैं, मास्ट सेल से। इनका मेन काम क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है इस्नोफिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो इस्नोफिल है या फिर इसको हम बोल सकते हैं एसिडोफिल्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एसिडोफिल्स, जो 2 से 3% होते हैं, रजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस्नोफिल है, जो एसिडोफिल है, इनका परसेंटेज क्या है, 2 से 3%। ये एसिडिक डाइसिस्टेन हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। रजिस्ट का मतलब रोकते हैं इन्फेक्शन को। ठीक है, ये क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं। और ये किस टाइप के रिएक्शन को रोकते हैं, हम बोल सकते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन है उनको रोकते हैं। जैसे कि अभी हिस्टामिन हमने देखा कि जो बेसोफिल है वो क्या कर रहा है, मास्ट सेल से हिस्टामिन निकाल रहा है, सेरोटोनिन निकाल रहा है, ये सब क्या एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, मीन्स ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कराते हैं। तो उसके अगेंस्ट में हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, एसिडोफिल से। ये क्या रिलीज करता है, ये जो है ये रिलीज करता है हिस्टामिनेज। ठीक है, हिस्टामिनेज रिलीज करता है, जो क्या करता है, जो हिस्टामिन निकला हुआ है उसको रोके। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं एंटी हिस्टामिन, सबसे अच्छा वर्ड जो है एंटी हिस्टामिन। क्या निकालता है, हिस्टामिनेज निकालता है। और क्यों निकालता है, क्योंकि जो भी एलर्जिक रिएक्शन हुई है बॉडी में उसको रोक रहा है। ठीक है, तो ये क्या निकालेगा, जो हिस्टामिन है ये क्या है, एंटी हिस्टामिन है। हिस्टामिन क्या कर रहा था, हिस्टामिन का काम था वासोडाइलेटर। वो क्या कर रहा था, जब हमारी वेसल्स इस तरीके से थी नॉर्मली, वो क्या कर डायलेट कर रहा था, तो उसका अगेंस्ट अब कौन काम करेगा, हिस्टामिनेज। ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो डायलेट कर रहा था ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मीन्स उसका अगेंस्ट करेगा काम। ओके,
आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट किसका पार्ट है, किस खानदान का पार्ट है, एमएलए से याद रखिएगा। जो एक ग्रेनुलोसाइट है मोनोसाइट हो गया। मोनोसाइट तो न्यूट्रोफिल के साथ अपना गठबंधन कर लिया। उसने क्या किया, उसने यही सोचा कि जो भी बाहर से एंटीजन आ रहे हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, हमारे खानदान के नहीं हैं, हमारी बॉडी की सेल की पार्ट नहीं है, उनको निगल के खा जाना है, फैगोसिस्ट करना। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट की। ठीक है, जो लिम्फोसाइट है 20 to 25% होते हैं हमारे ब्लड में, WBC के पार्ट। ठीक है, आर ऑफ द टू मेजर टाइप, ये दो टाइप के सेल होते हैं, बी एंड टी फॉर्म। ठीक है, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो बी और टी सेल हैं हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट के, WBC के, इनका काम क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स करना। किसकी अगेंस्ट, जो भी एंटीजन है उनके अगेंस्ट। मीन्स ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, कि जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, और टी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता बल्कि हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटलेट की। जो प्लेटलेट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, जो प्लेटलेट है इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आर द सेल फ्रैगमेंट, ये कोई सेल नहीं है, सेल का टुकड़ा है। होता क्या है कि जो ये सारे सेल है ना, ये कहाँ से बन रहे हैं, ये बन रहे बोन मैरो से। मान लीजिए ये आपका बोन मैरो है इस तरीके से, ये देखिए ये आपका बोन मैरो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया में कौन प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो है ये। और बीच वाली जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। इनसे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है इनके पास कुछ इस तरीके से, कुछ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल हैं ये हम बोल सकते हैं स्टेम सेल हैं। ठीक है, ये जो रेड वाली है ये इनको क्या बोलेंगे, स्टेम सेल बोलेंगे। कौन सेल, स्टेम सेल। इन स्टेम सेल में क्या होता है, काफ़ी सारे रिएक्शंस होती हैं। इनसे क्या बनते हैं, RBC। इन्हीं से क्या बनते हैं आगे चल के WBC, और इन्हीं में से क्या बनते हैं, प्लेटलेट बनते हैं। बट प्लेटलेट कोई सेल नहीं है, ये सेल का टुकड़ा है, फ्रैगमेंट ऑफ दिस सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रैगमेंट ऑफ दिस सेल है यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से, कोई एक बड़ा सा सेल होगा। ठीक है, एक मेगा कैरियोसाइट नाम का सेल होता है, एक ऐसा सेल जिसके पास क्या खुद का जो न्यूक्लियस है ना बहुत बड़ा है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये स्टेम सेल का एक सेल है। ठीक है, हम बात करते हैं उसका जो बोल सकते हैं न्यूक्लियस है वो क्या है, बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, ये क्या होता है आगे चल के, यही सेल आगे चल के टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़े, इर्रेगुलर शेप की, कोई शेप नहीं है इसका, इर्रेगुलर शेप की, इसको क्या बोलेंगे, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, कि एक जो स्टेम सेल का सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा है, आगे चल के वही जो सेल है, जो मेगा कैरियोसाइट जो सेल है वो इस तरीके से टूट रहा है, छोटे छोटे सेल के फ्रैगमेंट बना रहा है, और ये आगे चल के क्या बनाएंगे, प्लेटलेट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, प्लेटलेट बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट के बारे में हम लोग, कि प्लेटलेट कोई सेल नहीं, ये टुकड़ा है, फ्रैगमेंट है किसका, सेल का। ठीक है, याद रखिएगा ये फ्रैगमेंट है सेल का। आगे देखते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। जो स्पेशल है बोन मैरो, कौन सा, रेड बोन मैरो से ही सब बन रहे, चाहे WBC RBC हो गया, प्लेटलेट हो गया, कहाँ से बन रही है कि बोन मैरो, रेड बोन मैरो से बन रहे हैं। वहाँ पे जो रेड बोन मैरो है उनके पास स्टेम सेल है जिससे डायरेक्टली RBC बन रहा है, WBC बन रहा है, ये तो सेल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट की, थ्रोम्बोसाइट की बात कर रहे हैं, ये सेल का टुकड़ा है, तो उसके पास एक सेल होगा। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन चलता है, अल्टीमेटली लास्ट में एक ऐसा सेल होता है जिसके पास को बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, जिसका मतलब है मेगा, मतलब लार्ज, नाम से ही लग रहा मेगा चैंपियनशिप, ऐसा नाम सुना होगा। मेगा मतलब क्या होता है, लार्ज, बड़ा साइज। ठीक है, लार्ज। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, किसका, न्यूक्लियस। साइट का मतलब सेल, कि एक ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस क्या है, लार्ज है, बड़ा है, उसमें क्या होगा, उस सेल में क्या होता है, फ्रैगमेंट होंगे, छोटे छोटे सेलुलर फ्रैगमेंट होंगे। ठीक है, तब क्या बनता है, हमारा प्लेटलेट बनता है। आगे देखते हैं, ब्लड नॉर्मली कंटेन 1 लाख to 3.5 लाख प्लेटलेट पर mm3। जो ये ब्लड है, हमारा जो ब्लड है उसमें जो प्लेटलेट होते हैं 1.5 लाख से 3 लाख होते हैं। ठीक है, पर mm3, मतलब कि इनका भी नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू WBC। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में सबसे ज़्यादा, नंबर की बात करेंगे अगर, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट, तो सबसे ज़्यादा किसका नंबर है, RBC का। 5 मिलियन से, 5 से नहीं, 5 से 5.5 मिलियन ना कह देना, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होते हैं। फिर कौन आएगा, प्लेटलेट आएगा, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, हमारा WBC सबसे कम, 6000 से 8000। ओके, ये क्या है, नंबर के अकॉर्डिंग है।
Platelet can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation or the क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जो प्लेटलेट होते हैं ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जो कि इन्वॉल्व होंगे। कहाँ इन्वॉल्व होंगे, जब आपको कहीं चोट लग गई, इंजर्ड हो गए, उस समय क्या होगा, कोगुलेशन कराना होगा ब्लड का, ब्लड को रोकना होगा कि ब्लड ज़्यादा फ्लो ना हो, या फिर क्लॉटिंग कराना होगा ब्लड का, तो किसके थ्रू होगा, प्लेटलेट के थ्रू होगा। और एक चीज़ और बता दो, जो प्लेटलेट हैं ये भी कैसे हैं, ई न्यूक्लिएटेड हैं, मीन्स कि इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि खुद टुकड़ों से बने हुए, तो कैसे खुद के पास न्यूक्लियस होगा, खुद के पास एक सेल है ही नहीं, ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसे होगा। ठीक, आगे देखते हैं, अ रिडक्शन इन दियर नंबर कैन लेड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच में लेड टू एक्सेस लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर किसी इंसान के बॉडी में इनका प्लेटलेट का नंबर कम हो जाए, तो जब उसे चोट लगेगी ना, तो जल्दी जल्दी क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, मीन्स ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अगर इनका नंबर कम हुआ, प्लेटलेट का नंबर 1.5 से 3-3.5 लाख के बीच में होना चाहिए, तो अगर इससे कम हो गया, ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा कि उसे इंजर्ड हो रहा है, उसे चोट लग रही है, तो खून रुक नहीं रहा, वो एक्सेसिव फ्लो हो रहा है। आगे चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है कि हम जानते हैं कि जो आरबीसी है वो कैसे हैं, बाइकॉनकेव हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाइकॉनकेव, राउंड एंड बाइकॉनकेव है आरबीसी। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होंगे। प्लेटलेट कैसे हैं, इरेगुलर शेप के हैं, राउंड भी बोल सकते हैं, ओवल भी बोल सकते हैं, इरेगुलर शेप के हैं, दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं है, दोनों कैसे हैं, ई न्यूक्लिएटेड है, मैं ये लिख रही हूँ ई न्यूक्लिएटेड। ओके, अगर बात करते हैं इस्नोफिल की, यहाँ पे देखिए इनका जो न्यूक्लियस है जैसे हेडफोन जैसा, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये देखिए हेडफोन जैसा न्यूक्लियस है। एसिडोफिल है, कितना परसेंट है इसका, 2 से 3% है। किस में हेल्प करता है, जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें हेल्प करता, फंक्शन लिखा गया है। ये कैसा है इसका, हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस हेडफोन जैसा है, ठीक है, हेडफोन शेप न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा है, हेडफोन शेप है। बेसोफिल की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, यस शेप के होते हैं, जो इनका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, यस शेप का होता है। सबसे कम पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, डब्ल्यूबीसी में 0.5 से 1% कौन, बेसोफिल, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिल की बात करते हैं तो इनका जो न्यूक्लियस है ना मल्टी लोब्ड में है, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मल्टी लोब न्यूक्लियस है। हम आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में PMNL। PMNL का मतलब होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, कि ऐसा WBC जिसके न्यूक्लियस के पास बड़े अजीब अजीब से रूप हैं। पॉली का मतलब बहुत सारा, ढेर सारा, मॉर्फो का मतलब स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लोब्ड, ठीक है। मोनोसाइट की बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये किडनी शेप बोल सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं बीन शेप हो गया, किडनी शेप हो गया, ठीक है, हॉर्ट्स हम बोल सकते हैं, हॉर्ट्स के शेप जैसा है ये, ठीक है। तो ये कैसे इसका स्ट्रक्चर हो गया, बीन या किडनी शेप इस्तेमाल किया जाता है मोड। अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इनका जो स्ट्रक्चर है हम इसको बोल सकते हैं राउंड में है, ठीक, ये पूरा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। आपने आरबीसी का शेप देख लिया, प्लेटलेट का तो कोई शेप ही नहीं है, क्योंकि वो खुद टुकड़ों से बने हुए हैं, मिस सेल के टुकड़ों से बने हुए हैं, दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं है। चाहे आरबीसी हो गया, आरबीसी के पास देखिए न्यूक्लियस होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है उस समय वो अपना न्यूक्लियस खो देता है, क्योंकि उसको मोस्ट ऑफ द काम क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन का कराना है, खाली जगह रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए उसके पास कोई ऑर्गेनल्स नहीं बचे रहते हैं, ना ही कोई न्यूक्लियस बचा होता है। प्लेटलेट के पास कोई भी खुद का न्यूक्लियस नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के, तो डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप के थे, एक ग्रेनुलोसाइट था, एक ग्रेनुलोसाइट था। तो ग्रेनुलोसाइट में आपको देखने को मिले छोटे छोटे ग्रेनुल प्रेजेंट थे, किस में प्रेजेंट थे, न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट थे। यहाँ पे देखिए न्यूट्रोफिल में हम बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रेनुल प्रेजेंट थे, स्नोफिल में थे, बैसोफिल में थे। अगर हम बात करते हैं स्नोफिल की या बैसोफिल का स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे दोनों एक साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे देखते हैं स्नोफिल का पहले, इसका जो न्यूक्लियस है ना वो कैसा हेडफोन शेप का है, ठीक है। अगर बैसोफिल की बात करते हैं यस शेप का। न्यूट्रोफिल का जो स्ट्रक्चर है कैसा है, PMNL है, मीन्स पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है, कि इनके जो न्यूक्लियस है उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, ये मल्टीलोब में होंगे। लिम्फोसाइट जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, ये कैसे होंगे, राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। हम लोग ब्लड ग्रुपिंग से कल स्टार्ट करेंगे, ओके। आज मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दूँ जो भी मैंने पढ़ाया है, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में क्या है, बॉडी फ्लूइड में लिम्फ होंगे, ब्लड हो जाएंगे। हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि जो हर एक लिविंग सेल,
क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसे और भी एसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। और उसके साथ साथ उसको ज़रूरत भी है तो वेस्टफुल चीज़ें भी निकाले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे सेल के पास कौन लेके जाएगा और सेल से फिर एक एक टिश्यू से कौन लेके आएगा बॉडी के बाहर, ये सारा काम कौन करता है? ब्लड हेल्प कराता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं सब्सटेंस का। अगर हम बात करते हैं जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम बात करते हैं स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट हो गए, इनकी बॉडी में जो वाटर है ये क्या करा रहा है? सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है। आप अगर पढ़े होंगे एनिमल किंगडम मुझसे तो आपने देखा होगा जो स्पॉन्जेस हैं उनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। बीच में क्या है? स्पॉन्जोसील है, और साथ में बाहर की तरफ ओपन कौन करता है? ऑस्कुलम, ठीक है। इससे पानी ऑस्टिया से अंदर आते हैं, एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? स्पॉन्जोसील में हो रहा है। बाहर किससे निकल रहा है? ऑस्कुलम के थ्रू निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वाटर क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। इसी के थ्रू क्या हो रहा है? जो भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर आ रही है बॉडी के बाहर जा रही है। अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेट में, उनके पास क्या होता है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी होता है, जिसके थ्रू अपने सब्सटेंस को बाहर करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, स्पेशली हम लोग भी उसी में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? स्पेशल टाइप का फ्लूइड पाया जाता है, जिससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है सब्सटेंस का। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट का, ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन्स का, ठीक है, जो वेस्टफुल मटेरियल है उनका, ठीक है, जैसे यूरिया वगैरह भी सब ब्लड से ही जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं अगर, तो दो टाइप के हमारे पास फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड। पहला ब्लड है। ब्लड जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म के थ्रू। फिर जाते हैं लिम्फ के पास। लिम्फ क्या है? ये जो हमारे टिश्यू हैं, जो हमारे सेल हैं, जो हमारे टिश्यू के जो फ्लूइड है वहाँ पाए जाते हैं लिम्फ, ठीक है, और इनसे भी कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। जो ब्लड है हमारा दो चीज़ों से बना हुआ है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है। जो प्लाज्मा है वो कितना परसेंट है? 55% है। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है। अगर प्लाज्मा की भी बात करेंगे तो 90 to 90% वाटर है, 6 to 8% यहाँ पे प्रोटीन है, 1% आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ब्लड क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन है, स्पेशल टाइप का ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। साथ में फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू, इसके पास खुद का फाइबर नहीं होता है। इसका जो मैट्रिक्स होगा वो फ्लूइड का ही बना होगा, फाइबर का नहीं बना होगा, ठीक है। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना हुआ है। अगर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं, स्ट्रॉ कलर का है, विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है। इसके अलावा 55% यहाँ पे ब्लड का पार्ट है ये प्लाज्मा। और प्लाज्मा में बात करते हैं 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी 3 टाइप के प्रोटीन है। एक का नाम है फाइब्रोजन, जो क्या कर रहा है? क्लॉटिंग में हेल्प करा रहा है, बट ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है, कहाँ? प्लाज्मा में। फिर कौन है? ग्लोबुलिन है। ये क्या कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है। जब भी कोई एंटीजन बॉडी में आ जाएगा तो ये क्या करेगा? डिफेंस प्रोवाइड करेगा इससे, ठीक है। एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। फिर आगे चलते हैं, जो फाइब्रोजन है ये क्लॉटिंग कराएंगे। ग्लोबिन जो होते हैं प्राइमरीली इनका मेन जो पहला काम होता है क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। एल्ब्यूमिन का क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस है। जो प्लाज्मा है इसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल आयन भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, जो क्लोराइड के आयन होते हैं मैक्सिमम होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं, कहाँ? प्लाज्मा में। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड हो गया, एक्सेट्रा, ये न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट ये ट्रांजिस्ट होते हैं, मीन्स वेरिएबल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कुछ फैक्टर जो कोगुलेशन कराते हैं ब्लड का, क्लॉटिंग कराते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। इनएक्टिव स्टेट जैसे कि फाइब्रोजन हो गया, ठीक है, ये सब प्रेजेंट कहाँ है? प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अगर हम लोग प्लाज्मा में से जो क्लॉटिंग फैक्टर है इनको हटा दें तो बचा क्या? सीरम, ठीक है। सीरम क्या है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्लॉटिंग कर रहा है, जो प्रोटीन है, अगर फाइब्रोजन को हटा दे, जो बचा हुआ पार्ट है प्लाज्मा में, उसे हम क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। फिर देखते हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45% होते हैं ब्लड का नियरली। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन आएगा? इथ्रोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, इन तीनों को मिला के हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो ब्लड प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, और जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं सॉलिड होते हैं, वो ब्लड में तैरते हैं, समझ रहे हैं। अगर आप पानी में कुछ भी आप कागज़ की नाव बना दीजिए, ठीक है, इस तरीके से नाव बना दीजिए, तो उस पर क्या करेगा? तैरेगा। तो ये ऐसे ही हमारा ब्लड है, ब्लड में जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो कौन हो गया? प्लाज्मा हो गया, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होंगी सॉलिड पार्ट है, ओके। इथ्रोसाइट की बात करते हैं, इसे रेड ब्लड सेल बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल, इनके सेल हमारे ब्लड में। एक हेल्दी मैन के अंदर अगर बात करते हैं 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। इसके अलावा हम बात करते हैं RBC का जो प्रोडक्शन होता है, अगर अर्ली स्टेज है, एम्ब्रॉनिक का अर्ली स्टेज है, तो वहाँ पे यॉर्क सेक्स होगा। लेट एम्ब्रॉनिक स्टेज में स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया। अगर हम बात करते हैं अडल्ट पर्सन में कहाँ से होते हैं? रेड बोन मैरो,
ठीक है, रेड बोन मैरो से बनते हैं। अगर इनके बारे में बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी के पास मेच्योरिटी पे जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई ऑर्गेनल नहीं होता, इसीलिए ई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। इसके अलावा इनका जो शेप होता है राउंड होता है और बाई कॉन्केव होते हैं, ठीक है। इनका जो कलर है आयरन कॉम्प्लेक्स की वजह से, और इनके पास क्या प्रेजेंट है, 2 अल्फा 2 बीटा के चेन प्रेजेंट है, जिसे हम क्या मिला के बोलेंगे, हीमोग्लोबिन। इनकी इसी के कारण हीमोग्लोबिन की वजह से इनका जो कलर है लाल लाल दिखता है। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कहाँ पाए जाते हैं, हर 100 ml ब्लड निकालिए किसी इंसान का, उसमें देखिए 12 से 16 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है ऑन एन एवरेज, तो वो क्या है, हेल्दी है, मीन्स उसके पास जो अमाउंट है वो सही है। आगे देखते हैं दीज मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल, आरबीसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उनके बारे में बात की गई है। क्या कराते थे, ट्रांसपोर्टेशन कराते थे। हीमोग्लोबिन के पास क्या है, एफिनिटी है, क्यों क्या कर रहा था, रिबलाइज ऑक्सीजन को बाइंड करके कहाँ लेके जा रहा था, लेके जा रहा था टिश्यू के पास, क्या बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और फिर जब टिश्यू के पास पहुंचता था तो वहाँ पे डिसोसिएशन हो जा रहा था हीमोग्लोबिन का, वहाँ से क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके कहाँ लेके जाता था, एल्विलाई के पास लेके जाता था, वो क्या बनाता, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इनके लाइफ स्पैन की आरबीसी की, तो 120 डेज है, मीन्स 3 महीने तक जीवित रहते हैं, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ जाते हैं मरने के लिए, ये ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान है, जो डेड आरबीसी कहाँ पाए जाते हैं, स्प्लीन में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ल्यूकोसाइट के बारे में बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए कलरलेस दिखते हैं, इसलिए हम ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, डिफेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म इनका डिफेंस में हेल्प करना है। ये क्या करते हैं कि ये न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। इनका जो नंबर होता है 6000 से 8000 होता है, ये थोड़े कम पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो ल्यूकोसाइट होते हैं शॉर्ट लिव होते हैं, लगभग 1 वीक तक या 10 दिन तक ही जीवित रहते हैं। ये 2 कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। एक ग्रैनुलोसाइट हो गया, एक ग्रैनुलोसाइट होगा। ग्रैनुलोसाइट में क्या होंगे, छोटे छोटे ग्रैनुल पाए जाएंगे। एक ग्रैनुलोसाइट के पास कोई भी ग्रैनुल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट की कैटेगरी, ठीक है, मैंने यहाँ बताया है, ये देखिए, जो एक ग्रैनुलोसाइट हो गया, एक ग्रैनुल, जो ग्रैनुलोसाइट थे न्यूट्रोफिल हो गया, एसिडोफिल, इस्नोफिल या बेसोफिल हो गया। जो न्यूट्रोफिल होंगे ना ही एसिडिक डाई ना बेसिक डाई किसी से स्टेन नहीं होंगे। जो एसिडोफिल या इस्नोफिल होंगे एसिडिक डाई से स्टेन होंगे। अगर बात करते हैं बेसोफिल, तो ये क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक डाई से स्टेन होंगे। परसेंटेज की बात करती हूँ तो ये कितने होते हैं, न्यूट्रोफिल 60 to 65% होंगे, एसिडोफिल जो होंगे 2 से लेकर 3% होंगे, बेसोफिल की बात करते हैं 0.5 से 1% होंगे। अगर बात करती हूँ ए ग्रैनुलोसाइट की, जिसके पास कोई ग्रैनुल नहीं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है MLA, एम फॉर मोनोसाइट जो 6 to 8% है, एल था लिम्फोसाइट जो 20 से 25% होंगे। और बात करते हैं ए से ए ग्रैनुलोसाइट हो गया, ओके। यहाँ पे लिखा गया है पूरा, देखिए कि जो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, एक ग्रैनुलोसाइट के पार्ट है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो होंगे एक ग्रैनुलोसाइट के पार्ट है। जो न्यूट्रोफिल होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। कितना होगा, 60 to 65% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का। बेसोफिल की बात करते हैं सबसे कम पाया जाता है, 0.5 से 1% होता है न्यूट्रोफिल। और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल किसका पार्ट है, ग्रैनुलोसाइट का, इसके पास ग्रैनुल पाए जाते हैं। और मोनोसाइट कितना प्रेजेंट है, 6 to 8% प्रेजेंट है, एक ग्रैनुलोसाइट का पार्ट है। दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक काम करेंगे, क्या, फैगोसिस्ट करेंगे कि जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है या फॉरेन पार्टिकल आ चुका है या पैथोजन आ चुका है बॉडी के अंदर, उसे क्या करेंगे, मार के खा जाएंगे, ठीक है। बेसोफिल की बात करते हैं, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन को सिक्रीट करता है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम बात किए हैं, जो हिस्टामिन होता है ये क्या है, वॉसो डायलेटर है, ठीक है। ये डायलेट कर दिए, कोई ब्लड वेसल उसको क्या कर रहा है, और डायलेट कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रेशर को कम कर दे रहा है। अगर हम बात करते हैं सेरोटोनिन की, वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मीन्स पहले वेसल्स ऐसी थी ब्लड वेसल्स, बाद में एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, प्रेशर बढ़ा दिया, एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। हेपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मीन्स कि खून को क्लॉट होने से बचाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है, अब देखिए इस्नोफिल या फिर एसिडोफिल के बारे में लिखा गया, 2 से 3% होते हैं। ये रजिस्ट करते हैं, रोकते हैं इन्फेक्शन को। इसके अलावा ये कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इनका काम होता है एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प कराते हैं। ये क्या सिक्रेट कराते हैं, हिस्टामिनेज नाम का केमिकल सिक्रेट कराते हैं, जो कि अपोजिट है एंटी हिस्टामिन के। जैसे हिस्टामिन निकल रहा है उसको रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन कहाँ से निकल रहा है, हम बोल सकते हैं ये इस्नोफिल या एसिडोफिल से निकल रहा है। फिर देखते हैं हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में, जो 20 से 25% होता है। 2 टाइप के यहाँ पे सेल होते हैं, बी टाइप और टी फॉर्म, ठीक है। जो बी और टी होते हैं दोनों ही लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं इम्यून रिस्पांस में। जो बी सेल होते हैं एंटीबॉडी बनाते हैं, टी सेल खुद एंटीबॉडी नहीं बनाते बल्कि सिक्रेट करते, हेल्प कराते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी बनाने में। बात करते हैं प्लेटलेट की, जो प्लेटलेट है इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये सेल के फ्रैगमेंट से बना हुआ है, कोई ये
कोई ये बोल सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये क्या है, सेलुलर फ्रैगमेंट है, सेल का टुकड़ा है ये, जो कहाँ से बना है, मेगा कैरियोसाइट से बना है। ठीक है, स्पेशल सेल है किसका, बोन मैरो का। यहाँ स्ट्रक्चर में बनाई हूँ कि ये देखिए हमारा बोन मैरो है इस तरीके से। जो बोन मैरो है ये वाला रीजन यहाँ इसको क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। जो बीच वाला है इसको क्या बोलेंगे, येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है इनके पास क्या होता है, स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, स्टेम सेल। ठीक है, ये जो स्टेम सेल है आगे चल के कई सारे रिएक्शन करती है, तो क्या बनाती है, आरबीसी, और रिएक्शन करेंगे डब्ल्यूबीसी। और लास्टली अगर हम बात करते हैं स्टेम सेल से प्लेटलेट जो बन रहा है, प्लेटलेट बनने से पहले क्या होता है, एक मेगा कैरियोसाइट नाम की सेल होती है। ठीक है, जो मेगा कैरियोसाइट नाम की जो सेल है वो क्या करती है, मैंने यहाँ बनाया देखिए, जो मेगा कैरियोसाइट नाम की सेल है उसकी जो न्यूक्लियस है ये रहा। ठीक है, ये उसका जो न्यूक्लियस है स्टेम सेल का, एक सेल है, उसका जो न्यूक्लियस है क्या है, बड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया, मेगा कैरियोसाइट। मीन्स एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या है, अत्यधिक बड़ा है। आगे चल के ये सेल क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाएंगे, इरेगुलर शेप में। ये खुद कोई एक बोल सकते हैं कोई एक सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये टुकड़ा है। ठीक है, सेल का ये सेलुलर फ्रैगमेंट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेटलेट बोल रहे हैं। जो प्लेटलेट होता है ये क्या है, सेल का फ्रैगमेंट है। कहाँ से बन रही है, जो मेगा कैरियोसाइट है, एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा है, उसी के टुकड़े होते जा रहे हैं, उसी से ये सेल बन रहा है। सेल नहीं बन रहा, सेल का फ्रैगमेंट बन रहा है। ठीक है, कौन है, थ्रोम्बोसाइट है ये। जो ब्लड होता है हमारे ब्लड में, हम बोल सकते हैं 1.5 लाख से 3 लाख पर mm³ पाए जाते हैं, कौन, प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होता है ये रिलीज करते हैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस जो हेल्प करते हैं किसमें, कोगुलेशन या क्लॉटिंग कराने में, ब्लड को थक्का जमाने में। अगर इनका नंबर कम हो जाए प्लेटलेट का बॉडी के अंदर, तो इससे क्या होगा कि अगर हमें कहीं चोट लग गया, इंजर्ड हो गए, तो वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, वहाँ पे एक्सेस ब्लड का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। अगर हम लोग नंबर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आरबीसी है, 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन। प्लेटलेट जो है 1.5 लाख से 3.5 लाख हो गया। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं 6000 से लेकर 8000 तक प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, जो आरबीसी है राउंड बाई कॉनकेव हो गया, प्लेटलेट सेलुलर फ्रैगमेंट है, इरेगुलर शेप है, राउंड भी हो सकता है, ओवल, कोई भी शेप हो सकता है। बट इन दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। इसके पास तो बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जो आरबीसी था, जब हम बोल सकते हैं मेच्योरिटी के पहले तक न्यूक्लियस था, जब मेच्योर हो गया तो उसके पास न्यूक्लियस गायब हो गया। ओके, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, स्नोफिल जो एसिडिक डाइस से स्टेन होता था, जिसका परसेंटेज है 2 से 3%। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है उसका शेप क्या है, हेडफोन जैसा शेप है। ठीक है, याद रखिएगा। बेसोफिल की बात करते हैं, सबसे कम पाया जाता है, 0.5 से 1% पाया जाता है टोटल डब्ल्यूबीसी में। ये कैसा होता है कि बेसिक डाइस से स्टेन होता है, यस शेप का न्यूक्लियस है। न्यूट्रोफिल जो होता है 60 to 65% सबसे ज़्यादा पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। ये तीनों ही क्या है, ग्रैनुलोसाइट है। ठीक है, ये मल्टीलोब न्यूक्लियस है, पीएमएनएल देखने को मिलता है, जो उनका न्यूक्लियस है उसके पास कई तरीके के रूप हैं। फिर बात करते हैं मोनोसाइट की और यहाँ पे लिम्फोसाइट की। ये दोनों ही क्या है, एमएलए से याद रखिए, दोनों क्या है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट क्या है, एक ग्रैनुलोसाइट है। अगर मोनोसाइट की बात करते हैं, जो इनका न्यूक्लियस होता है बीन शेप होता है, किडनी शेप होता है, हॉर्स होता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे बड़े सेल का, अगर इनका जो सेल का जो साइज़ है ये लार्ज होता है, लार्ज सेल साइज। ठीक है, इनकी सबसे ज़्यादा साइज होती है डब्ल्यूबीसी में। ओके, अगर हम इनका जो शेप होगा, बात करते हैं न्यूक्लियस का, तो बीन शेप होगा, किडनी हॉर्स शेप होगा। अगर बात करते हैं हम लोग लिम्फोसाइट की, तो ये राउंड होंगे, चाहे बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट हो। ये किस में हेल्प करेंगे, डिफेंस पे हेल्प करेंगे, मीन्स एंटीबॉडी वगैरह बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और जो भी है हम लोग कल इसको पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है ये वाला पार्ट, क्योंकि साथ में मैं सोच रही हूँ जो डिसऑर्डर है ये भी कवर हो सके, तब जाके जो एवीओ ब्लड ग्रुपिंग है, आरएच ग्रुपिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।